स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था क्या? तुलनात्मक पद्धति, है ना। उसका अपन अर्थ पढ़ चुके हैं कि तुलनात्मक पद्धति का अर्थ क्या है, ठीक है। उसकी विशेषता का अध्ययन अपन कर चुके हैं कि इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है ना। तो तुलनात्मक जो पद्धति अपन अपनाते हैं, है ना, उसमें कौन कौन सी आपको चीजें चाहिए, क्या सम्मिलित करते हैं, क्या उसकी पूर्व आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, उनका अध्ययन भी अपन कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक है कि तुलनात्मक पद्धति के चरण। यदि हम तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हुए कोई अपना रिसर्च कार्य पूर्ण कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए अपन को कौन कौन से स्टेप्स यानी कौन कौन से चरण अपने होने चाहिए। फर्स्ट है तुलना के लिए इकाइयों का चुनाव। अपन जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो लेंगे, है ना, अध्ययन करने के लिए, तो क्या होना चाहिए, उनका जो अपन चुनाव करते हैं, तो एक इकाई का दूसरी इकाई तुलना का अध्ययन होगा तो क्या होना चाहिए, इकाइयां सेम होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की तुलना किससे होगी? राष्ट्रपति की, है ना। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति की तुलना हो रही है किसके? अमेरिका के राष्ट्रपति से, उससे अलग नहीं हो सकता, ठीक है। वर्गीकरण मतलब जो अपने अध्ययन के आधार के बिंदु अपने कौन कौन से हो सकते हैं, उनका डिवाइडेशन कर लिया भाई, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। भाई ये डिवाइडेशन होगा, इससे अपने ऊपर डिवाइडेशन नहीं होगा, तो अपन ने क्या करा, कुछ स्टेप बाय कर देंगे पहली बार, और उसके बाद अपने चुनाव करके उसको डिवाइडेशन कर दिया, है ना। परिकल्पनाओं प्रस्तावनाओं की स्थापना, ठीक। अपन पर्टिकुलर रिसर्च कार्य के लिए क्या मानते हैं, कुछ अपन ऐसी चीजें एक दो स्टेप्स या एक स्टेटमेंट मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये चीज होगी ही होगी, तो क्या बोलेंगे? परिकल्पना, है ना। प्रस्तावनाओं की स्थापना, अब जो हमने परिकल्पना ली है उनको स्टेटमेंट्स को अपन प्रूफ कैसे करें, ठीक है ना, उसको अपन किस हिसाब से उसको जो मैटर अपन ने लिया उसको अपन सत्यापन कैसे करेंगे, वो कार्य अपन इसमें करते हैं, ठीक है। फिर परिकल्पनाओं प्रस्तावनाओं की जांच, जो अपने पर्टिकुलर परिकल्पना मान के चली है, जो प्रस्तावना अपने ने ली है, वो किस हद तक प्रूफ अपन उसको कर सकते हैं, यानी वो जांचने योग्य है भी कि नहीं, ये स्टेप इसमें पूरा किया जाता है। फिर है परिणामों के अनुसार प्रस्तावनाओं की सत्यापन। अब जो परिणाम, यदि हम सारे चारों का जो पॉइंट फॉलो कर लेते हैं, तब हमें क्या परिणाम उससे प्राप्त होते हैं, उसे करते हैं अपन, उसकी अपन पूरा जांचते सत्यापन करते हैं कि हाँ भाई जो अपने इन्फॉर्मेशन जो डेटा कलेक्शन किया है, आंकड़े लेकर आए, साक्ष्य लाए हैं, सबूत लिए हैं आपने, उस आधार पर उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, तो वो किस हद तक क्या है, सत्यापन है कि नहीं है। फिर क्या होगा उसमें? सिद्धांत निर्माण। जब अपने पास पूरे पांचों चरण पूर्ण हो जाएंगे तो एंड में आता है सिद्धांत निर्माण। हाँ भाई इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ कह सकते हैं, हम ये बात ऐसे समझा के हम कह सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है इकाइयों के चयन के रूप में, इकाइयों के तुलना के लिए इकाइयों का चुनाव, है ना। क्या बोलते हैं, तुलना के जो अपन चुनाव कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, उसमें अलग से चुनाव वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि तुलना की इकाइयों का आधार एक ही प्रकार का प्रत्यय नहीं रहा तो तुलनाएं सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायक नहीं हो सकेंगी। इसकी पहली तुलना क्या है, जैसे एक देश की व्यवस्थापिका की तुलना यदि हम किसी अन्य देश की न्यायपालिका से करें तो दो अलग अलग प्रकार के प्रत्ययों के कारण तुलना को नहीं हो सकेगी, परंतु ये उपयोगी या सृजनात्मक भी नहीं होगा। यानी क्या है, पर्टिकुलर इकाइयां, व्यवस्थापिका तो व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, यानी हमारी इकाई का चुनाव क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब जगह क्या होगा, हमारा अध्ययन पूर्ण हो पाएगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, वर्गीकरण। तुलनात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन करने के लिए तुलना के लिए चयनित प्रत्येक इकाई के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। वर्गीकरण से तुलना का क्षेत्र व एवं इकाइयों के वर्ग का सीमांकन हो जाता है। इससे तुलना का क्षेत्र क्या हो जाता है, सुनिश्चित व स्पष्ट हो जाता है कि हमें पर्टिकुलर इन पार्ट्स को लेके तुलना करनी है, हमने उसका डिवाइडेशन कर लिया है और अपन ने इसका चुनाव के आधार पर उसका सीमांकन सीमाएं भी निश्चित कर लिए, तो क्या होगा, जो अपन डिवाइडेशन जो कार्य कर रहे हैं, जो करें उसमें क्या होगा, पूर्ण रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी, हमारा कार्य भी सिस्टमेटिक रूप से हो सकेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, परिकल्पनात्मक प्रस्तावनाओं की स्थापना। सामान्यतः
ये कहा जाता है क्योंकि इकाइयों का चुनाव करने के पश्चात प्रस्थापनाओं की स्थापना में ज़्यादा छूट मिल जाती है। चयनित इकाइयों को लेकर हम संभवतः परिकल्पना की जा सकती है, पर उनकी तुलनात्मक विधि से जांच भी की जा सकती है। परिकल्पनाओं प्रस्थापनाओं की स्थापना को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वान कुछ कहते हैं और कुछ विद्वान कुछ हमें बोलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि परिकल्पनाओं प्रस्थापनाओं की स्थापना पहले होती है तथा इनको ध्यान में रखते हुए अध्ययन की इकाइयों का चयन किया जाता है। क्या बोल रहे हैं विद्वान कि क्या होगा, कुछ परिकल्पनाओं प्रस्थापनाओं की स्थापना क्या होती है, पहले होती है, फिर इनके पर्टिकुलर जो पॉइंट्स के बिंदु जिन पर आधार पर अपन अध्ययन करेंगे उन चीज़ों को करते अपन बाद में उनको रखते हैं। और कुछ विद्वान क्या मान रहे हैं कि भाई जो अपन बात करेंगे परिकल्पना उससे पहले क्या होगा कि हम पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं, फिर इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं, फिर इसकी बात क्या होती है बाद में हमें देखने को मिलती है। यानी क्या दो अलग प्रकार के मत प्राप्त होते हैं इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 4, परिकल्पनाओं प्रस्थापनाओं की वैधता की परिकल्पनाओं प्रस्थापनाओं की वैधता की जांच, है ना। क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, परिकल्पनाओं प्रस्थापनाओं की वैधता की जांच इकाइयों से संबंधित आंकड़ों के संकलन द्वारा की जाती है। सभी जरूरी आंकड़ों का आंकड़े इकट्ठित करने की विभिन्न पद्धतियों से ही कुछ का या तो अनेक का प्रयोग करके संकलन करके तुलना की प्रत्येक इकाई के संबंध में प्रस्थापनाओं की वैधता की जांच की जाती है। प्रस्थापनाओं की वैधता को ये जांच आंकड़ों का परस्पर तुलना करके की जाती है। मतलब क्या कि जो अपन पर्टिकुलर जो अपन चीज़ तुलनात्मक पद्धति के रूप में अपन उपयोग में कर रहे हैं तो वो परिकल्पना है अपन कैसे जांचेंगे, उनकी जांचेंगे हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ठोस सबूत होने चाहिए, कोई आंकड़े होने चाहिए, या फिर पुराने प्रलेखों के माध्यम से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब मिल रही हो तो वो बातें कर सकते हैं अपन, उस चीज़ की जाँच कर सकते हैं। बिना इसके अभाव में अपना कार्य अपन पूर्ण नहीं कर सकते। परिणामों के अनुसार प्रस्थापना क्या सत्यापन त्याग अथवा परिमार्जन या संशोधन, इसमें क्या है जो भी हमें परिणाम के अनुसार क्या हो रहा है अपन किसी बात का सत्यापन कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उस बात को अपन प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, किसी बात को अपन त्याग रहे हैं यानी ये चीज़ तो हो सकती है इसको छोड़ दो, मतलब ये चीज़ नहीं होगी तो छोड़ो, ठीक। या फिर परिमार्जन या संशोधन, या मान लो कि हमें कुछ संशोधन करने पड़े या फिर कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ती तो हम क्या कर रहे हैं उसके अपने लास्ट स्टेप के अंदर अपन ये वाला कार्य भी कर रहे हैं। जैसे आंकड़ों द्वारा प्रस्थापना की जाँच करके सत्यापन त्याग परिमार्जन किया जाता है। यदि इकट्ठे किए गए आंकड़े द्वारा प्रस्थापन की पुष्टि हो जाती है तो प्रस्थापन स्थापित हो जाता है। यदि आंकड़े प्रस्थापन के विपरीत होते हैं तो इसका त्याग या परिमार्जन करके आंकड़ों के अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। हमारा लास्ट पॉइंट है सिद्धांत निर्माण। सिद्धांत निर्माण की बात कब आती है, जब हम एक अध्ययन के द्वारा सामान्य निष्कर्ष प्राप्त हो जाते हैं तथा उन निष्कर्षों की तुलना अन्य अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों से की जाती है। यदि अनेक उदाहरणों से भी एक ही प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं तो इसके आधार पर सामान्यीकरण किया जा सकता है। इन सामान्यीकरण के सिद्धांत के निर्माण में मदद मिलती है। जब अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं विभिन्न संस्कृतियों में भी तुलनात्मक विश्लेषण के निष्कर्ष एक समान पाए जाते हैं तो सिद्धांत बन जाते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत समय स्थान विचारधाराओं के बंधनों से मुक्त और प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में खड़े उतरते हैं। यदि तुलनात्मक विश्लेषण बहुत बड़े पैमाने पर अनेक विविधताओं वाली परिस्थितियों में कार्य करने वाले इकाइयों को लेकर की जाते हैं तो विश्व स्तर पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। इस प्रकार अपन क्या बोल सकते हैं, सिद्धांत निर्माण कब होता है, जब किसी चीज़ का अपन अच्छी तरह पूर्ण रूप से सोच सकते हैं, अपन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और अपन एक बात सामान्यीकरण यानी इसका सामान्यीकरण अपन सिद्ध उसको कर दिया कि हाँ भाई ये ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। उसका वो समय काल परिस्थिति के अनुसार कुछ चेंज हो जाए लेकिन क्या वो बात अपन वो प्रूफ जो बात कर चाहते हैं वो बात प्रूफ होती ही होती, मतलब कुछ काल विशेष के अंतर्गत पर्टिकुलर मनुष्य के व्यवहार हमें एक समान दिखाई देते ही देते हैं, उसको बोलते हैं सिद्धांत निर्माण। यानी हम पर्टिकुलर पर बात को अपनी रख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और एक सामान्यीकरण की अवस्था भी उसमें लाई जा सकती है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।